नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने जीव विज्ञान का चौथा अध्याय प्रारंभ किया था, जिसका भाग 1 मैंने बताया था। और भाग 1 में जो है हमने जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा किया था। जनन स्वास्थ्य होता है क्या, इसकी परिभाषा मैंने बताया। इसके साथ ही साथ जो है परिवार नियोजन के बारे में बताया। जनन स्वास्थ्य में अनेकों समस्याएं आती हैं, जैसे कि बाल विवाह। पहले जो है क्या होता था कि छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था, जिसके कारण कि जनन अंग का विकास ही नहीं हुआ और गर्भधारण हो जाता था, और जो कि बहुत ही खतरा था इसमें। तो इसलिए जो है इसके लिए जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया। तो इसमें निर्धारित किया गया कि विवाह की उम्र निर्धारित किया गया, जैसे कि पुरुष की जो उम्र है 21 वर्ष और स्त्री की जो उम्र है वो 18 वर्ष निर्धारित किया गया। इसके साथ ही साथ जो है और भी बहुत सारी समस्याएं जनन स्वास्थ्य से थी, जो क्या था, कन्या भ्रूण हत्या, प्रसव देखभाल में कमी, उसके साथ ही साथ जनन अंगों से संबंधित उचित जानकारी न होना। ये जो समस्याएं थी, बहुत सी समस्याएं थी, उस समस्याओं के निवारण के लिए जो है क्या किया गया, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम स्थापित किया गया, लाया गया और प्रचार प्रसार के माध्यम से, टीवी रेडियो के माध्यम से पूरे जन जन तक पहुंचाया गया, जिससे कि लोगों में जागरूकता आया और कुछ हद तक बढ़ती हुई जनसंख्या में कंट्रोल पाया गया। ये बातें हम लोग जो है भाग 1 तक कर लिए थे। भाग 1 तक हम लोगों ने ये भी जाना था कि परिवार नियोजन के लिए गवर्नमेंट ने किन किन विधियों का प्रयोग किया है, जिसका कि उपयोग दंपत्य करके जो है जनसंख्या पर रोक लगा सकते हैं। हम लोगों ने बाध्यता पर बात किया था, जैसा कि परख नली शिशु के बारे में बताया गया। उसके साथ साथ सरोगेट माँ के बारे में बताया गया। उसके बाद से कृत्रिम गर्भाधान के भी बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है भाग 1 में। अब जो है उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने छोड़ा था, उसी को जो है इस सेशन में हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा हेडिंग आएगा, जो क्या है, उल्ब वेदन। उल्ब वेदन, उल्ब वेदन ये है क्या, तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ये है क्या, उल्ब वेदन है क्या, तो गर्भ के भीतर, माता के गर्भ के भीतर शिशु के आनुवांशिक स्थिति की जांच करना कि उनमें कोई विकृतियां तो नहीं है, उनके गुणसूत्र सामान्य रूप से है कि नहीं है, अधिक है या कम है। इसके साथ साथ उसके लिंग का भी पता इससे चल जाता है। ये सभी क्रियाएं जो है कहलाती हैं क्या, उल्ब वेदन। यानी कि लिंग का पता करना हो, आनुवांशिक स्थिति की पता करना हो, उसके साथ साथ आनुवांशिक विकृतियों के बारे में पता लगाना हो, तो उसके लिए जो है चिकित्सक एक कार्य करते हैं, जिसका नाम है क्या, उल्ब वेदन, यानी कि एमनियोसेंटेसिस। जैसे कि हम यहाँ पे एक मादा जनन अंग बनाएंगे। एक मादा जनन अंग हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, तो एक मिनट, एंड्रोमेट्रियम लाइन पर क्या, तो ये एंड्रोमेट्रियम लाइन पे जो है भ्रूण स्थापित होता है, भ्रूण रोपित होता है। ये पहले बताया जा चुका है, एंड्रोमेट्रियम लाइन पे जो है भ्रूण स्थापित होता है। तो हम इसको जो है यहाँ पे बना लेंगे।
यहाँ पे जो है एक मादा भ्रूण है। क्या है? तो एक मादा भ्रूण है। इसमें जो है भ्रूण पे एक द्रव पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, जिसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। चिकित्सक क्या करते हैं? इसी फ्लूइड को जो है निकालते हैं और उसी से जो है उर्व भेदन की क्रिया करते हैं, यानी कि उसके जो है आनुवांशिक विकृतियों की जांच करते हैं। उसमें आनुवांशिक रोग है कि क्या है, किस तरह से रोग है, गुणसूत्रों की संख्या सही है कि नहीं है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो है जो गर्भ में शिशु है उसका जो कोशिकाएं भी होती हैं, सेल्स भी होती हैं, और उसी सेल से जो है उस शिशु के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है कि वह शिशु क्या है, XX वाला है कि YY XY वाला, यानी कि वह शिशु मादा शिशु है या वह शिशु क्या है, नर शिशु है। यह जो है उल्ब भेदन की क्रिया के द्वारा ही जाना जाता है। यानी कि इस क्रिया में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आनुवांशिक स्थिति, लिंग व अन्य आनुवांशिक विकृतियों की जांच कराना। आनुवांशिक स्थिति, शिशु की आनुवांशिक स्थिति, शिशु की आनुवांशिक स्थिति, लिंग, आनुवांशिक विकृतियों, आनुवांशिक विकृतियों एवं अन्य स्थितियों की जांच कराना ही क्या है, उल्ब भेदन है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि शिशु की आनुवांशिक स्थिति क्या है, उसमें आनुवांशिक विकृति है कि नहीं, लिंग क्या है, XX वाला है कि XY वाला है, यानी कि नर है कि मादा है। इसकी भी जांच हम लोग इसी क्रिया द्वारा लगाते हैं, जो क्या है, उल्ब भेदन। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो शिशु के लिंग की जांच कर सकते हैं, शिशु के लिंग की जांच कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो शिशु के आनुवांशिक विकृति का पता भी लगा सकते हैं। शिशु के आनुवांशिक विकृति का पता भी लगा सकते हैं, यानी कि शिशु की आनुवांशिक विकृति है क्या, इसके भी बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसका दुरुपयोग क्या है, इस उल्ब भेदन का दुरुपयोग क्या है, दुरुपयोग तो बहुत सारे ऐसे दंपत्ति होते हैं जो इस विधि से उन्हें पता चल जाता है कि गर्भ में जो शिशु है मादा शिशु है या नर शिशु। तो बहुत से ऐसे दंपत्ति होते हैं, यदि पता चल जाता है कि उसमें मादा शिशु है तो उसका जो है एब्जॉर्प्शन करा देते हैं, यानी कि गर्भ में ही उस मादा शिशु को जो है मार देते हैं। और ये इसका जो है दुरुपयोग है, जिससे जो है क्या है, तो स्त्रियों की संख्या देश में दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है और पुरुषों की संख्या में वृद्धि आ रही है, लिंगानुपात में कमी आ गया है। और ये इसका मेन कारण यही है क्या, उल्ब भेदन। इसके लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो उल्ब भेदन पर जो है बैन कर दिया है, रोक लगा दिया है, बैन कर दिया है, यानी कि रोक लगा दिया है। यानी कि कोई भी डॉक्टर जो है इस उल्ब भेदन की क्रिया को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, तो लिंग का पता चल जाने पर उसका जो है गर्भपात करवा देते हैं लोग, यानी कि जो दंपत्ति होते हैं वो गर्भपात करवा देते हैं। तो उल्ब भेदन बात समझ में आया। तब हम आगे बढ़ जाते हैं
और अब जानेंगे यौन संचरित रोगों के बारे में। यौन संचरित रोग, यौन संचरित रोग, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है STD। STD यानी कि यौन संचरित रोग है क्या? तो वे रोग जो मैथुन के समय स्त्री से पुरुष में या पुरुष से स्त्री में ट्रांसफ़र होते हैं वही रोग कहलाते हैं क्या? तो STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, यानी कि इसी को कहेंगे क्या? यौन संचरित रोग। यानी कि मैथुन के समय जो है स्त्री से पुरुष में या पुरुष से स्त्री में ये रोग ट्रांसफ़र होते हैं और यही रोग जो है कहलाते हैं क्या? यौन संचरित रोग, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि STD। याद रखिए इस बात को। अब ये जो रोग हैं कौन कौन से हैं? तो ये जो रोग है जीवाणुओं द्वारा हो सकते हैं, विषाणुओं द्वारा हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं जीवाणुओं के द्वारा। जीवाणुओं के द्वारा STD यानी कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एक रोग है पहला सुजाक। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा क्या? गोनोरिया। सुजाक जो है किस तरह का यौन STD है? तो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाला STD है। और इसका कारक क्या है? तो एक जीवाणु है जिसका नाम है नाइसेरिया गोनोरिया। इसका कारक क्या है? तो कारक जो है जिसका नाम है नाइसेरिया गोनोरिया। नाइसेरिया नाम याद रखना है, नाइसेरिया गोनोरिया, क्योंकि एग्जामिनेशन में कारक का नाम ही पूछता है, गोनोरिया। नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से जो है सुजाक नामक STD होता है, यानी कि यौन संचरित रोग होता है। इसका लक्षण है क्या? तो मूत्र त्याग के समय मूत्र मार्ग में जलन होना, इसका मेन लक्षण है क्या? तो मूत्र त्याग समय मूत्र मार्ग में जलन, इसका मुख्य लक्षण है। ये किसका लक्षण है? तो सुजाक का लक्षण है। दूसरा जो है जीवाणु से रोग उत्पन्न वाला है जो है सिफिलिस। दूसरा क्या है? तो सिफिलिस। और सिफिलिस ये भी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला STD है। इसका कारक क्या है? किस जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है? तो उस जीवाणु का नाम है ट्रोपोनेमा पैलिडम। इसका जो कारक है वह है क्या? तो ट्रोपोनेमा पैलिडम। कारक का नाम याद रखना है। तो सिफिलिस जो रोग है वो किस कारण होता है? तो ट्रोपोनेमा पैलिडम के द्वारा होता है। इसका लक्षण क्या है? तो जननांगों पर घाव होना, छाले पड़ना, तेज ज्वर और भी बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं। क्या इसके लक्षण हैं? तो जननांगों पर घाव होना, घाव व छाले पड़ना, तेज ज्वर और भी बहुत सारे इसके लक्षण हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं उनके लक्षण मैच कर जाते हैं, लेकिन कारक याद रखिएगा, अलग अलग रोग के कारक जो है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो जीवाणुओं के बारे में जाना,
दो रोगों के बारे में जाना जो कि जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न STD यानी कि यौन संचरित रोग। अब जो है हम जानेंगे किसके द्वारा, तो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न STD यानी कि यौन संचरित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो इसमें सबसे पहला जो रोग होगा वो क्या है, तो एड्स। इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका पूरा नाम होता है क्या, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो है जिसके कारण होता है, यानी कि इसका कारक जो है क्या है, तो HIV है, HIV। और इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। यानी कि HIV नामक वायरस से जो है एड्स रोग होता है। ये भी क्या है, तो एक प्रकार का STD है। ये भी क्या है, तो एक प्रकार का STD है। इसमें क्या होता है, तो शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें कमी हो जाती है। यानी कि ये वायरस क्या करता है, तो शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, ये कमी कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है ये क्या करता है, तो शरीर में कौन सा बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है उसको पहचान करता है और उसकी सूचना भेजता है बी लिम्फोसाइट के पास। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, तो उससे संबंधित जो एंटीबायोटिक तैयार करता है जिसके द्वारा कि उस बैक्टीरिया या विषाणु को मारा जा सके। ये क्या करता है, तो ये जो वायरस है HIV वायरस मनुष्य के शरीर में सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट को टारगेट करता है, यानी कि उसी को सबसे पहले नष्ट करता है। तो वही नष्ट हो जाएगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट ही नष्ट हो जाएगा, तो बी लिम्फोसाइट के पास सूचना कौन पहुंचाएगा, तो जिस कारण क्या होगा, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी और धीरे धीरे क्या करता है, तो पूरे रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। कौन, तो HIV वायरस यानी कि एड्स का वायरस। और ये भी क्या है, एक प्रकार का STD है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। अब जो है इसका लक्षण क्या है, तो निरंतर ज्वर, मांसपेशियों में दर्द, उसके बाद से शरीर पर लाल चकत्ते बन जाना, क्या, तो निरंतर ज्वर बना रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, शरीर पर लाल चकत्ते बन जाते हैं। ये जो है इसका मुख्य लक्षण है। इसके लिए जो है एक जांच करवाया जाता है, उसका नाम है एलिसा। एक टेस्ट करवाया जाता है कि व्यक्ति में जो है क्या एड्स रोग है कि नहीं है, उसका नाम है क्या, एलिसा। इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सार्वेंट एसे एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्वेंट क्या, तो एसे। ये जो है एलिसा के द्वारा जो है परीक्षण किया जाता है किसका, तो एड्स का यानी कि HIV का। उसके बाद से एक और जांच किया जाता है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्रांड टेस्ट। एक और जांच किया जाता है जो क्या है, वेस्टर्न ब्रांड टेस्ट। तो मुख्य रूप से ये दो टेस्ट किए जाते हैं जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि शरीर में HIV वायरस है कि नहीं है। अब जो है आगे जानते हैं अगले रोग के बारे में। दूसरा रोग है क्या, हेपेटाइटिस बी। दूसरा रोग है क्या, तो
हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। और इसका जो कारक होता है, इसका जो कारक होता है वो HBV वायरस होता है। क्या? तो कारक जो होता है वो होता है HBV वायरस। HBV वायरस इसको बोला जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस ये भी क्या है? तो एक प्रकार का STD है और इसका कारक जो है हेपेटाइटिस बी वायरस है। इसका लक्षण क्या होता है? ये रोग हो जाने पर कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो जननांगों पर छाले पड़ना, उसके साथ साथ पेट में दर्द होना, ज्वर रहना, मूत्र त्याग में पीड़ा होना। जो बातें हम कर रहे हैं ये जो है क्या है? हेपेटाइटिस बी के लक्षण हैं। अब जो है एक और रोग जान लेते हैं जो क्या है? जेनिटल हर्पीस। चौथा रोग आएगा क्या? तो जेनिटल हर्पीस, जेनिटल हर्पीस। चौथा जो रोग होगा क्या? तो जेनिटल हर्पीस। ये भी क्या है? तो विषाणु जनित रोग है, जेनिटल हर्पीस। इसका कारक क्या है? तो टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। कारक क्या है? तो टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। यह एक प्रकार का वायरस है जो कि क्या है? जेनिटल हर्पीज का कारक है। इसका लक्षण क्या है? तो लगातार ज्वर, पेट में दर्द, जी मचलना, लीवर सिरोसिस भी हो जाता है। लगातार इसका लक्षण क्या है? लक्षण तो लगातार ज्वर, सिर में दर्द, उसके साथ साथ जो है जी मचलना, लीवर सिरोसिस, जी मचलना, लीवर सिरोसिस, जी मचलना, लीवर सिरोसिस। ये जो है किसका कारक है? तो जेनिटल हर्पीज का। और इसका ये लक्षण है, कारक क्या है? तो टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। एक और वायरस से जो है बहुत सारे ऐसे रोग हैं, कुछ ही हम लोगों के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। STD है, एक और वायरस है जो क्या है? तो जेनिटल हर्पीज तो हो गया, जेनिटल हर्पीज। एक और है जेनिटल वार्ट। चौथा रोग क्या है? तो जेनिटल वार्ट। और इसका कारक है क्या? जेनिटल वार्ट का कारक क्या है? तो इसका कारक है ह्यूमन पेपिलियन वायरस। ह्यूमन पेपिलियन वायरस। ये जो है किसका कारक है? तो जेनिटल वार्ट का। और इसका लक्षण क्या है? तो पुरुषों के शिश्न पर व स्त्रियों के लोबिया या योनि पर या गर्भाशय में जो है मस्से बन जाना। क्या है? तो पुरुषों के शिश्न पर और स्त्रियों के लोबिया पर, योनि पर, गर्भाशय पे क्या हो जाता है? तो मस्से बन जाते हैं। ये मस्से फूल जाते हैं और दर्द भी करते हैं। तो ये जो है इसका मुख्य लक्षण है। तो यहाँ पे जो है हमने इस टॉपिक का मेन भाग जो है बता दिया है। और आज जो है यह लेसन समाप्त हो गया है। चौथा लेसन भी हम लोगों ने खूब अच्छे से समाप्त कर लिया। आप लोगों को वीडियो अवश्य समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए। और आगे जो है हम इस अगले अध्याय के बारे में बात करेंगे। 5वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसे जो है अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ जो है इस क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।